सोचों का आना और सोचों का फिर बार-बार आना और सोचों का इस हद तक आना, इस शिद्दत से आना कि वो एक साइकिल की शक्ल में शुरू हो जाना और फिर वो साइकिल रुक ना पाना। अगर आप भी इस तरह की कंडीशन का शिकार हैं, तो कई लोग इसको ओवरथिंकिंग का नाम देते हैं। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशंस या इमोशनल कंडीशंस और कई दफ़ा वो किसी इमोशनल कंडीशन का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते, लेकिन वो तब भी इस ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं। तो इस ओवरथिंकिंग के से कैसे बचा जाए और कैसे निकला जाए, तो इसकी एक टेक्नीक के बारे में आज हम डिटेल में बात करने लगे हैं, जो कि थेरेपी में थेरेपिस्ट और थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ये थेरेपी है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बेसिस पे बनी हुई ये टेक्निक है, जो कि आप अगर इसको सही तरीके से भी अप्लाई करेंगे तो आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आप भी कैसे ओवरथिंकिंग के मसले में से निकल सकते हैं। इसमें चीज़ जो आपने आइडेंटिफ़ाई करनी है, वो सबसे पहली चीज़ जो आपने आइडेंटिफ़ाई करनी है, वो ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो मेरे आने वाली सोचें हैं, पहले इनका आपने ट्रिगर फिगर आउट करना है कि ये असल में किस वक़्त पर आप महसूस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या ये जब आप अकेले होते हैं तब होती हैं, सोने से पहले होती हैं, दफ्तर जाने से पहले, या वो कौन से खास औकात हैं जिनके बीच में आप ऐसी सोचों का आना कि जो साइकिल आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। जब आप उसका ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपने बहुत बड़ा एस्पेक्ट कवर कर लिया है। अब इसके बाद आप सेकंड स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने पे कि ये जो आने का वक्त है, इस वक्त के लिए आप क्या चीजें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगर कि वो आपको अकेलेपन में आने वाली सोचे है, तो आप किस हद तक अपने लिए वो कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं जो दिन के मुख्तलिफ लम्हों में फिगर आउट कर सकते हैं। और अगर वो सोने से पहले की एक्टिविटी है और सोने से पहले वो ओवर थिंकिंग का है, तो उसके लिए आप एक डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि आप अपने थॉट्स को नोटिस करना शुरू कर दें कि इस वक्त जो मेरा ये थॉट का साइकिल चल पड़ा है, ये किस खास सोच की वजह से शुरू हुआ है। क्या दिन में होने वाली कोई चीज थी, पास्ट में गुजरे हुए दिन, या आने वाली किसी सिचुएशन के लिए है। जिस भी सिचुएशन के लिए आप उसको लिखें अपने पास और उसमें ये चीज आइडेंटिफाई करें कि इसमें अब आपने फर्क ये करना है कि क्या ये एजम्पशन है या रियलिटी है। अब जब आपने इन दोनों चीजों का फर्क समझ लिया, तो इसके बाद आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा अपनी सोचों के साथ खुद ही निपटना कि रियलिटी हर वो चीज है जो कि हकीकत में मौजूद है। रियलिटी हर वो चीज होती है जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं और अपने आसपास आपके जो भी माहौल और जो भी सराउंडिंग, जो भी लोग मौजूद हैं, आप जिस भी जगह मौजूद हैं, ये सारी रियलिटी है। और एजम्पशन हर वो चीज है जिसको कि आप एज्यूम कर रहे हैं। अगर कि आप इस वक्त इस कमरे में, जिस कमरे में बैठे हैं, जिस भी जगह पर बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर बैठे बैठे अगर आप ये सोच सकते हैं कि इस वक्त आपका वो फलां दोस्त, किसी एक दोस्त के बारे में सोचें कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, या कल जिससे भी आपका इंटरेक्शन हुआ था कि उस शख्स ने आपके बारे में क्या सोचा था, बगैर ये जाने कि वो आपके बारे में हकीकत में क्या सोचता था, उसके वर्ड्स के अलावा जो आपने एज्यूम किया था, वो सब कुछ एजम्पशन में होगा। वो सब चीजें जो कि उस वक्त रियलिटी नहीं थी और हम सोच रहे होते हैं, उन्हें एजम्पशन कहा जाता है। रियलिटी सिर्फ उस वक्त बनती है जब सामने वाला अपने लफ्जों की शक्ल में वो चीज हम तक पहुंचा देता है। जैसा कि ये कई दफा रिलेशनशिप्स में इस तरह के इश्यूज आते हैं कि सामने वाले ने मेरी तरफ देखा और उसने दूसरी तरफ देखने लग गया। इस चीज से वो रियलिटी इस हद तक है कि सामने वाले ने देखा और उसने दूसरी तरफ देखने लग गया। लेकिन जो हम कई दफा गलती करते हैं, ये रिलेशनशिप्स में जो क्लैश और कन्फ्लिक्ट का बायस बनती है, या हम अपने आप को परेशान करते हैं, वो ये चीज होती है कि हम उसके इस जेस्चर को एक मीनिंग दे रहे होते हैं, एक इंटरप्रिटेशन दे रहे होते हैं, जो कि शायद रियलिटी पे बेस नहीं करती। क्योंकि किसी का आपकी तरफ देखना और फिर दूसरी तरफ देखने लग जाना, इसके 10,000 और मतलब भी हो सकते हैं और वो हर एक के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो उस वक्त उस रिश्ते के बारे में, अपने बारे में और इस सिचुएशन के बारे में वो क्या सोचता है या क्या राय रखता है। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि वो मुझसे उस वक्त बात नहीं करना चाहता था, वो मुझसे नफरत करता था, इसलिए उसने मुझे ऐसा जेस्चर दिया, या मैं काबिले नफरत था, या मेरे अंदर कोई कमी थी कि मैं किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ये अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। और फिर इसी तरह से एक और राय ये भी हो सकती है कि वो शख्स इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं था, इसलिए उसका देखना या ना देखना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह से एक और राय ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो शख्स किसी और मसले का शिकार हो, या वो किसी और उलझन का शिकार हो, तो उसने इस तरह मेरी तरफ देखा और दूसरी तरफ देखने लग गया। अब ये इन सारी सोचों में, ये सारी सोचें जो हैं, ये सारी अभी भी एजम्पशंस ही हैं, लेकिन हमें उन एजम्पशन से दूर रहना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है
ना कि उन असम्पशन से जो कि हमें कोई तकलीफ भी नहीं दे रही हैं और एक न्यूट्रल फीलिंग दे रही हैं, वो हमारे लिए फिर भी कदरे बेहतर हैं उन पॉइज़न की बॉटल से कि जो कि असम्पशंस काम कर रही होती हैं किस तरह से कि जैसे कि आपने किसी के भी इस रवैये को जैसे भी इंटरप्रेट करके एक मीनिंग दिया, तो इस मीनिंग का देना उस शख्स के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वो उस शख्स को बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहा, लेकिन उसका मीनिंग देना और वो डिस्टर्बिंग मीनिंग देना जो आपको तंग कर रहा है, ये आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथ ज़्यादती इस तरह से करते हैं कि आप अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, अपनी इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब कर लेते हैं क्योंकि एज्यूम कर लेना रियलिटी का 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि आप तब तक सामने वाले की असल रिस्पॉन्स को और सामने वाले की असल ओपिनियन और राय को नहीं जान सकते जब तक कि आप उससे क्लैरिफिकेशन ना कर लें कि आप क्या मुझसे नाराज हैं या आपको आपको क्या कुछ चाहिए, आपको अगर किसी का भी कुछ जेस्चर डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट, या आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या आपको कुछ चाहिए, क्या आपको किसी बात से परेशानी है, क्या कोई आप किसी मसले में है इस वक्त, किसी परेशानी का शिकार है, मतलब इस तरह के मजीद उस सिचुएशन की बेस पे आप वो सवाल हैं जो कि कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को एजम्पशन से बचा लें क्योंकि एजम्पशन की अगर ये पॉइजन बॉटल अपने अपने पास रख ली तो ये बॉटल सिर्फ और सिर्फ आपको ही हार्म करेगी ना कि सामने वाले को, क्योंकि सामने वाले को ये मालूम भी नहीं है कि आपने उसकी किसी भी जेस्चर, किसी भी बात का क्या मीनिंग लिया है, तो जो बॉदर हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप हो रहे होंगे। तो आज के बाद ये स्टेप ले लेना कि एजम्पशन और रियलिटी में फ़र्क कर लेना आपके लिए इंतहाई आसान होगा और जब आप ये एजम्पशन और रियलिटी का फ़र्क जान लेंगे तो ये जो ओवर थिंकिंग का एक साइकिल चल पड़ता है, तो उस ओवर थिंकिंग के साइकिल में आप इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि अगर वो आने वाले कल के लिए है, वो घबराहट, परेशानी या वो आने वाली सोचों का साइकिल, तो वो चीज़ आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ कि ये हो जाएगा, क्या वो रियलिटी है या असम्पशन? तो आपको यकीनन जवाब यही मिलेगा कि वो असम्पशन है जब तक कि वो हो नहीं जाती। जब वो रियलिटी बन जाएगी तब उसके लिए परेशान होना इस हद तक कि आपकी प्रोडक्टिविटी मिनिमाइज़ हो जाए, बिल्कुल वाज़ेह और वो आपके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन अब इसी जगह पर कई लोगों का ख़्याल होता है और कई लोग सवाल करते हैं कि क्या हम फिर स्ट्रेस ही ना लें अपने आने वाले कल का, तो हम उसे बेहतर कैसे करेंगे? तो हम इस वक़्त जो ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की बात करें, हम उस अनहेल्दी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग की बात करें जिसके बारे में सोचने की वज़ह से आपकी प्रोडक्टिविटी मज़ीद बेहतर या आपकी मोटिवेशन मज़ीद बेहतर होने की बजाय डीमोटिवेशन, होपलेसनेस और एक बर्डन की फॉर्म में वो डिसॉल्व हो जाती है और आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते। तो हम उस मामले में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह रहे कि एक तरह का स्ट्रेस हमारे लिए बूस्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ़ उस वक़्त तक कि जब उस स्ट्रेस के होने की वज़ह से आप में और एनर्जी महसूस करें, आप अपने आप को और मोटिवेटेड महसूस करें कि आप इस मसले के हल की तरफ जाना चाहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी इस ओवरथिंकिंग की एक टेक्नीक को अप्लाई करने के लिए, और ये एक टेक्नीक अगर आपने अप्लाई कर ली तो यकीनन आप तैयार हो जाएंगे अपनी ओवरथिंकिंग को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए। इसी तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिए। थैंक यू सो मच।